2019 11 मार्च को एक अनजान व्यक्ति पुलिस वाले को कॉल करके बताता है कि यहाँ खाली मैदान के बीचों बीच में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसके तन पे आधे अधूरे कपड़े हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका चेहरा पिज्जा के स्लाइस की तरह आधा काट लिया गया है और तो और उसके सर को यूं क्रैक करके उसके अंदर काफ़ी सारा तेजाब भरा हुआ है। अब ये खबर सुनते ही पुलिस वहां पर पहुंचती तो है ही, लेकिन जब इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो कुछ और भी नए चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। और ये भी उससे पता चलता है कि जब ये सारी चीजें उसके साथ की जा रही थी तो वो लड़की जिंदा थी। The 17-year-old tagged as the primary suspect in the murder of Cebu teen Christine Silawan. Kumpirmadong ginahasa ang dalagitang natagpuang patay at binalata ng mukha. Can you imagine guys, ये कितना पेनफुल रहा होगा उस बेचारी मासूम सी लड़की के लिए जिसकी उम्र मात्र सिर्फ अभी 16 साल ही थी। और यहीं से अनेक सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार कोई क्यों सिर्फ 16 साल की लड़की के साथ इतनी बेरहमदिली दिखाएगा। और अगर मैं आपको इसका सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दूं तो वो है ट्रस्ट ऑन सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया सामने से जितना नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ता है बट एक्चुअली में पीछे से उतना ही ज़्यादा डार्क है। तो इसीलिए आज मैं अपने भाई बहनों से, खास करके पेरेंट्स से पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस घटना को थोड़ा सीरियस हो करके सुनिए और हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए। और इसी के साथ एक और बात ये भी है कि अगर मुझे इस घटना से संबंधित कोई ऐसी वीडियो फोटो मिल जाती है तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये कहानी शुरू होती है फिलीपींस के लापू-लापू सिटी से, जहां पर लुडेस सिल्वान नाम की एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ तब से 13 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था। और उनमें से सबसे बड़ी बेटी लूसी ली सिल्वान वहां के ही एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी और उसकी दूसरी बेटी क्रिस्टीन ली सिल्वान जो कि उस समय के अंतराल में 9th क्लास में पढ़ रही थी, जिसकी उम्र अभी लगभग 16 साल ही थी और यही वो विक्टिम होती है। क्रिस्टीन हम्बल, डिसिप्लिन, एक जिम्मेदार और भरोसेमंद लड़की होने के साथ साथ अपने धर्म कर्म में भी विश्वास रखने वाली थी, जो कि एक कैथोलिक परिवार से संबंध रखती थी। तो इसीलिए वो अपने धर्म कर्म के हिसाब से अपने पास के ही एक चर्च, सीक्रेट हार्ट पैरिश चर्च में जाया करती थी स्कूल से आने के बाद तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच, और शाम को 6 से 7 बजे के बीच घर लौट आया करती थी। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और समय बीतता गया। 10 मार्च 2019 ये दिन क्रिस्टीन का आखिरी दिन होता है। हालांकि ये संडे का दिन होता है तो इसीलिए वो घर पर रह करके ही अपनी माँ के घर के कामकाज में काफ़ी सारा हाथ बटाती है। और जब चर्च जाने का समय होता है तो पूरी तैयारी करके अपनी माँ को कहती है कि मैं चर्च जा रही हूँ। अब वो चर्च चली जाती है, जिसके बाद उसकी माँ इधर घर के कामकाज में लग जाती है और देखते ही देखते 7 बज जाते हैं। फिर उसकी माँ ये नोटिस करती है कि उसकी बेटी क्रिस्टीन अभी तक घर नहीं लौटी है। ये देखकर उसको थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि जहाँ पर वो रह रहे थे यानी कि लापू-लापू सिटी में पहले से काफी चोरी चकारी, डकैती, ड्रग डीलिंग और मर्डर जैसे क्राइम होते आ रहे थे। हालांकि क्रिस्टीन के आने का थोड़ा और इंतजार भी किया जाता है, लेकिन इंतजार करते करते 7 से 8 बज जाते हैं पर वो अभी तक नहीं आई थी, जिसके चलते उसकी माँ की ओवर थिंकिंग और बढ़ती जा रही थी। और अब बिना देरी किए वो उसी चर्च में चली जाती है, ये होप लेकर कि शायद अभी तक उसकी बेटी यानी कि क्रिस्टीन वहीं पर मौजूद होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां जाने के बाद वो देखती है कि क्रिस्टीन वहां मौजूद नहीं है। और रिकॉर्ड चेक करने के बाद और आसपास के लोगों से पूछने के बाद ये पता चलता है कि क्रिस्टीन तो 6 बजे ही यहाँ से जा चुकी है। फिर वो निराश होकर के इस उम्मीद से घर लौटना शुरू करती है कि शायद रास्ते में मुझे अपनी बेटी क्रिस्टीन मिल जाएगी या वो घर पे पहुंच चुकी होगी। अब रास्ते में क्रिस्टीन तो नहीं मिलती, लेकिन उसका ही एक दोस्त जो कि चर्च में उसके साथ रियान काम किया करता था। अब रियान से उसकी माँ ने पूछा कि क्रिस्टीन कहाँ है, तो फिर उसने जवाब दिया कि हम दोनों तो 6 बजे ही चर्च से निकल गए थे। हालांकि मुझे किसी खास रीजन की वजह से दोबारा चर्च
चर्च में जाना पड़ा तो मैं दोबारा बाहर आकर के फिर देखा तब तक क्रिस्टीन वहां से जा चुकी थी। इसीलिए मेरे लिए बताना मुश्किल है कि चर्च के सामने से वो किस ओर गई थी। इतनी जानकारी मिलने के बाद उसकी माँ को इतना तो कंफर्म हो गया कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है, या फिर ये कहो कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई आम बात नहीं है। इसीलिए अब बिना देरी की वो अपने पहले घर पहुंचती है, घर में सबको अच्छे से बताती है और अपने आसपास के पड़ोसियों को बताती है। उसके जितने भी पड़ोसी लोग होते हैं सब मिलकर के अब उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। काफी तलाश करने के बाद भी क्रिस्टीन कहीं पर नहीं मिली और फाइनली हार मानने के बाद उसकी माँ फिलीपीन पुलिस के पास जाती है, सारी बातें डिटेल में बताती है। तो इसीलिए पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलीपीन पुलिस की थोड़ी सी कमी ये रह गई थी कि वो ना उसी जगह पे तलाश करना शुरू करती है जहां पर उसके परिवार वालों ने और साथ में जो उसके नेबरहुड थे ऑलरेडी तलाश कर चुके थे। और वहीं पे पड़ताल करने के बाद जब पुलिस वालों को क्रिस्टीन का कोई भी अता पता नहीं चलता तो पुलिस वाले सीधे उसके परिवार से ये कह देते हैं कि अभी तक इतनी छानबीन करने के बाद तो क्रिस्टीन नहीं मिल पाई है, तो अब हम अगली सुबह से उसकी पड़ताल शुरू करेंगे। अब बेचारी उसकी माँ भी क्या करे, वो हार मान करके घर लौट जाती है। मायूसी थी चेहरे पर और एक उम्मीद भी थी कि कल सुबह होने तक शायद उसकी बेटी क्रिस्टीन खुद ही घर लौट आएगी, पर अफसोस ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला था। और अब अगली सुबह 11 मार्च 2019 को एक व्यक्ति खाली प्लॉट से होकर गुजर रहा था। पास जाकर के जो उसने सिनारियो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि वहां पर एक लड़की पड़ी है जिसके तन पर कुछ ढंग से कपड़े भी नहीं थे। और यही व्यक्ति पुलिस वाले को कॉल करके सारी बात बताता है। पुलिस भी फौरन वहां पे पहुंच जाती है। चेहरा पहचान में ना आने के कारण पहले तो क्रिस्टीन की मां को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब क्रिस्टीन की मां को वहां पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है, क्योंकि वो जो खाली प्लॉट था वो क्रिस्टीन के घर के बिल्कुल ही बैक साइड में होता है और इसीलिए उसकी माँ भी फौरन वहां पे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जब उसने बॉडी को देखा, उसके बॉडी पे कुछ कपड़े और एक ब्रेसलेट जो कि उसकी माँ ने तोहफे में दिया था वो भी उसके हाथ में पहना हुआ था। सारी चीज़ों को देख करके उसकी माँ ने फौरन पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी क्रिस्टीन है। खैर फिलहाल तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहीं दूसरी ओर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब पुलिस वालों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था कि उस अपराधी को कैसे भी करके जल्दी से पकड़ा जाए और क्रिस्टीन को जस्टिस दिलाया जाए। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस वालों को एक व्यक्ति पे डाउट होता है जिसका नाम था जॉन्स मार्टेल बुएनो। अब ये व्यक्ति वो होता है जो कि उससे कुछ साल और पहले ही एक व्यक्ति की जान ली थी और उसकी पहचान छुपाने के लिए इसने उस व्यक्ति का चेहरा बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो दोनों केस में इतनी सिमिलरिटी देखने के कारण ही पुलिस वाले उसे कस्टडी में ले लेते हैं। पर पुलिस वालों के द्वारा लाख कोशिश करने के बावजूद भी जॉन्स ने हर बार यही बयान दिया कि मैंने इस घटना को बिल्कुल भी अंजाम नहीं दिया है और ना ही मैं उस समय के अंतराल में यहाँ आसपास भी था। फिर पुलिस वालों को भी उसके खिलाफ जरा सा भी कोई सबूत नहीं मिलता है और हार करके पुलिस वालों को जॉन्स को रिहा करना ही पड़ा। अब पुलिस वालों की इतनी बड़ी नाकामयाबी देखते हुए वहां के लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा था और लोग जस्टिस दिलाने के लिए सड़कों पे उतर आ रहे थे और ये धीरे धीरे एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, जिसके चलते अब इस केस में नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। और अब आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस वालों को ना एक फुटेज हाथ लग जाती है जिसमें देखा जाता है कि क्रिस्टीन सड़क किनारे किसी लड़के के साथ चलती हुई नजर आ रही है। अब जानकार के द्वारा और उसकी माँ के द्वारा क्रिस्टीन को तो पहचान लिया गया, लेकिन उसके बाजू में कौन लड़का चल रहा है उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रही थी। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये थी कि जिस तरीके से सड़क पर क्रिस्टीन उस लड़के के साथ चलती हुई नजर आ रही थी उससे ये तो क्लियर हो रहा था कि वो उसको अच्छे तरीके से जानती है और उसके साथ चलने में थोड़ा कंफर्ट भी फील कर रही है। खैर इस फुटेज को देखने के बाद पुलिस वालों को इस लड़के के बारे में तो कुछ पता चला नहीं, लेकिन इतना पता चल चुका था कि क्रिस्टीन एक ऐसे लड़के के साथ उस समय सड़क पर मौजूद थी जिसके साथ वो चलने में काफी कंफर्ट फील कर रही थी। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान पुलिस वालों को पता चलता है कि क्रिस्टीन का एक फेसबुक अकाउंट भी है, यानी कि वो एक फेसबुक यूजर भी थे। तो इसीलिए उसके बैकअप नंबर से पुलिस वाले उसके फेसबुक अकाउंट को ही लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद एक ऐसी चैट सामने आती है जहां पर ये पता चलता है कि जॉन नाम का उसका बॉयफ्रेंड होता है जो कि पिछले 1 सालों से रिलेशनशिप में थे और कुछ दिन पहले ही यानी कि घटना से कुछ दिन पहले ही क्रिस्टीन ने उस
लड़के यानी कि जॉन से ब्रेकअप किया था और अब इसीलिए पुलिस वाले बिना देरी किए जॉन के घर पे जाती है। जॉन का दरवाजा खटखटाने पर जॉन खुद ही दरवाजा खोलता है, जिसके बाद जॉन को अरेस्ट अभी किया ही जाना था कि उसकी माँ ने ये बताया कि ये इस घटना को अंजाम कैसे दे सकता है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन की सुबह से लेकर के शाम तक ये मेरे साथ ही घर के काम काज में हाथ बटा रहा था। पर यहाँ पर पुलिस किसी भी तरह के किसी की बात को सुनने को तैयार थी ही नहीं, क्योंकि पुलिस को किसी भी तरीके से जल्दी से इस केस का कंक्लूजन निकालना था, जिसके चलते अब उसे कस्टडी में ले लिया जाता है और थाने ले जा करके उसके साथ काफी टॉर्चर किया जाता है, ताकि पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये सच्चाई ऐसे करके बता ही देगा। शुरू में तो वो नानुकुर कर रहा था और वो यही कह रहा था बार बार कि मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन फाइनली वो बार बार टॉर्चर होने के बाद ये मान ही लेता है कि मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और उसी के बयान के आधार पर आगे चल करके 19 मार्च को इस केस को फाइनली क्लोज कर दिया जाता है। पर जिस तरीके से आपको भी ये बात समझ में आ रही है कि जॉन ने जो बयान दिया था वो टॉर्चर से बचने के लिए दिया, और उसी तरीके से वहाँ के लोगों को और मीडिया को भी बात समझ में आ गई कि एक नाबालिग लड़का अकेले तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे ही नहीं सकता। फिर काफी सारे मुद्दों को देखने के बाद उसके बयान को सीरियसली लिया ही नहीं गया। हालांकि कोई सबूत तो थे नहीं, सिर्फ उसका बयान ही था, इसीलिए फिर आगे चल करके पुलिस वालों को उसे भी छोड़ना पड़ता है। और अब पुलिस वालों के हाथ फिर से एक बार और खाली हो जाते हैं और वो उसी स्टेज पे पहुंच जाती है जहां से पुलिस वालों ने शुरू किया था। 9 अप्रैल 2019 अब ये वो दिन था जब रेनाटो नाम का ये व्यक्ति, जिसकी उम्र 43 साल होती है, वो पुलिस की नजरों में आता है। हालांकि पुलिस की नजरों में ये पहले से ही था कुछ अलग अलग क्राइम के बेस पर, लेकिन ये 9 अप्रैल को पकड़ा गया था। ठीक फिर 2 दिन बाद 11 अप्रैल को ये खुद से कॉन्फ्रेंस करता है कि मैंने ही क्रिस्टीन को मारा है। अब ये बयान सुन करके सभी के होश उड़ गए। हालांकि देखा जाए तो पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ इससे रिलेटेड कोई सबूत तो था नहीं, लेकिन फिर भी इसने खुद से एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये बयान नहीं देता तो कभी ये पकड़ा ही नहीं जाता। खैर, जैसा कि रेनाटो ने खुद से ही सब कॉन्फ्रेंस कर लिया था, तो पुलिस वालों ने उससे सवाल किया कि आखिरकार अगर तुम्हें खुद से कॉन्फ्रेंस करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया, पूरे 1 महीने बाद क्यों? तो फिर उसने बताया कि जब मुझे पता चला कि मेरे जुर्म की सजा किसी टीनेजर को मिल सकती है, क्योंकि एक बार उसका बॉयफ्रेंड पकड़ा गया था, हालांकि वो बच गया, तो उसे लगा कि मेरी सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, देन इसीलिए मैं खुद से कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। फिर इसके बाद उससे ये भी पूछा गया कि आखिरकार तुमने उसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा, उस 16 साल की मासूम लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? रेनाटो ने बताया कि तब से 5-6 महीने पहले यानी कि नवंबर 2018 में क्रिस्टीन ने खुद से ही इस पर्सन को फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि इस पर्सन ने खुद को 43 साल का होते हुए भी फेसबुक पर 16-17 साल का प्रेजेंट किया हुआ था। सीजे डियाज नाम की एक फेक आईडी बनाकर प्रोफाइल काफी ज्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव होने के चलते ही क्रिस्टीन ने इसे रिक्वेस्ट भेज दिया था, जिसके बाद दोनों में फ्रेंडशिप होती है, आगे बातचीत बढ़ती जाती है और 5 महीने की लगातार बातचीत के बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया। हालांकि उससे पहले भी मिलने की बातें होती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से मिल नहीं पा रहे थे और फाइनली 10 मार्च को मिलने का फैसला किया। और जब 10 मार्च को क्रिस्टीन ने चर्च के पास ही रेनाटो को बुलाया था, तो शाम के तकरीबन 6 बजे जब वो चर्च से बाहर निकली थी और रियान जो कि उसका फ्रेंड था वो दोबारा चर्च में चला गया था, तो उसके बाद ये अकेले ही उसे ढूंढ रही थी, यानी कि रेनाटो को। उसे तो यही लग रहा था कि वो 16-17 साल का कोई हैंडसम लड़का है और वो इधर उधर देख रही थी। तो सामने से फिर उसने देखा कि एक अधेड़ू मल का ये रेनाटो नाम का बंदा उसे हेलो हाई कर रहा है। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे तो लगा कि मैं तो एक 16-17 साल के लड़के को ढूंढ रहे हो, ये मेरे को हेलो हाई क्यों कर रहा है। फिर उसने बताया कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। अब आप खुद सोच करके देखो कि आपकी जिससे बात हो रही थी वो खुद को क्या बता रहा था और सामने क्या निकल कर आता है, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। और इसी गुस्से के चलते दोनों में काफ़ी बहस होती है और क्रिस्टीन कहती है कि तुम चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। काफ़ी बहसबाजी होने के बाद रेनाटो कहता है कि ठीक है, मत बात करो, कम से कम मैं तुम्हें घर तक तो छोड़ ही सकता हूँ। और उसी रास्ते पे चलते चलते रेनाटो ने जब देखा कि थोड़ा सुनसान सा एरिया आ गया है, तो उसने क्रिस्टीन से कहा कि मैं तुम्हारे
साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स कोई भी लड़की ऐसी बात सुनेगी तो ऑफेंड होगी और गुस्सा तो करेगी और फिर वो गुस्से में वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन रेनाटो पहले से ही कुछ हथियार टाइप का मतलब कैंची वगैरह लेकर के गया था। उसके हाथ को पकड़ता है, उसके हाथ पे वहीं पे वार करता है, फिर उसे घसीटते हुए उसे एम्प्टी फील्ड में लेकर के जाता है। वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म भी करता है। दुष्कर्म करने के बाद जब इस व्यक्ति का मन नहीं भरा तो इसने खुद के पास मौजूद हथियार को उसके प्राइवेट पार्ट में डालना शुरू किया। डालने के साथ उसने घुमाया भी, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट के इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल ही डैमेज हो चुके थे। इसके बाद उसके चेहरे पे तेजाब डाला गया। तेजाब डाल करके उसके चेहरे के ऊपर की स्किन को हाफली काट लिया गया और उसके सर को खोल करके ना उसमें भी तेजाब डाल दिया गया। रेनाटो के इस कॉन्फ्रेंस के बाद उसे जेल तो जाना ही था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां के लॉ के हिसाब से किसी भी तरह के जुर्म के बावजूद भी उसे मौत की सजा नहीं सुनाई जाती है। अब लोगों का आक्रोश था कि भाई उसे मौत की सजा सुनाओ, लॉ में चेंजेस करो। अब ये आक्रोश अभी बढ़ता ही जा रहा था, लॉ में चेंजेस होने ही थे कि इसी बीच सडनली इसने खुद को ही खत्म कर लिया। बाकी मैं यही कहूंगा एंड में कि देखो, सोशल मीडिया हो चाहे रियल लाइफ, किसी पर इतना भरोसा मत करो, खास करके सोशल मीडिया पर जो दिखता है बट एक्चुअली में होता कुछ और है। ऐसा नहीं कि सभी लोग वैसे ही होते हैं, बट उन लोगों में कौन बुरा हो सकता है ये जानना मुश्किल होता है। जैसा कि इस केस में हुआ, वो खुद को 16 साल का बता रहा था जबकि वो 43 साल का होते हुए 5 बच्चों का बाप था। अगर यहाँ पर क्रिस्टीन किसी दोस्त के साथ भी उससे मिलने के लिए जाती तो मैं भी वो इस घटना का शिकार नहीं होती, वो आज जिंदा होती। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, देखो मेहनत भी बहुत लगती है। आज तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हुआ बिकॉज गेहूँ कटने की वजह से ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मेरे को रुक रुक के वीडियो को शूट करना पड़ा, 5-6 घंटे लग गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाकी आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।